हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, डीएनए की जो पैकिंग है उसको क्लासिफाई करना। डीएनए कहाँ पर पैक है, किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, कितना डीएनए एक न्यूक्लियस कंटेनिंग होता है। ठीक है, और कैसे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब छोटा सा जो डीएनए है अपना, जो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम की जिसके पास विड्थ है, ठीक है, वो कितना स्टोर, मतलब कहाँ पे स्टोर होगा। तो फर्स्ट ऑफ हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्रोमोसोम्स से कंटेन रखते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो क्रोमोसोम हमारे लिए क्या है, लार्जर यूनिट, एंड द स्मॉल यूनिट क्या होगी, डीएनए। अब डीएनए और क्रोमोसोम्स का जो बीच का सफ़र है, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही है वो देखते हैं। लेकिन जो मान लेते हैं कि क्रोमोसोम है उसकी 1400 नैनोमीटर क्या है, तो उसकी विड्थ है। ठीक है, उसका एक स्मॉल पीस लेंगे। स्मॉल पीस अगर लेके चलते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमेटिन मतलब क्या है, कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसी के अंदर काफ़ी कंडेंस फॉर्म के अंदर रहते हैं। ठीक है, जब उसको हम 700 नैनोमीटर की थिकनिंग के ऊपर चेक आउट करते हैं तो ये वाली साइज मिलती है। ठीक है, इसको और ब्रीफली देखें, जैसे मान लो छोटा सा जो एरिया है यहाँ से, मतलब क्रोमेटिन फाइबर से जो देखें, क्रोमेटिन फाइबर से मतलब हीट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन स्टेज आएगी, फिर जाके हमें मिलेगा क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, जो कितने पे होती है, 11 नैनोमीटर। ठीक है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कंटेनिंग होती है वो क्या है हमारे पास, उसी के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम्स जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन को प्रेजेंट, इसे बेड्स ऑन द स्ट्रिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमेटिन फाइबर के ऊपर ये इसी रूप में अरेंज होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से हमारे क्या है, न्यूक्लियोसोम्स है जो क्रोमेटिन फाइबर्स के ऊपर अरेंज है। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम को जब एक्सटेंड करेंगे, इसमें से पार्टिकल निकालेंगे छोटा सा, तो उस वहाँ पे हमारा 2 नैनोमीटर का क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये काफ़ी कंडेंस फॉर्म के अंदर एक क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अगर कैलकुलेट करना चाहें, मतलब इसमें टोटल कितना डीएनए का डायमेंशन होगा, ठीक है, तो बोल देते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर होता है। ठीक है, 2.2 मीटर्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विथ 2 कॉन्सेक्टिव बेस पेयर। 2 कॉन्सेक्टिव जो बेस पेयर होते हैं, कॉन्सेक्टिव बेस पेयर। ठीक है, और उनके बीच में जो अब डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो क्या है, 0.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, क्या है, बेस पेयर है इतने, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसकी इसकी थिकनिंग के अंदर, क्योंकि एक डीएनए की जो चौड़ाई है, डिस्टेंस है, मतलब दो अपने प्यूरिन पायरामिड्स के अंदर या एमिनो एसिड्स के बीच में डिस्टेंस है, कितना है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, -9 मीटर डीएनए, मतलब मीटर बेस पे है। ठीक है, इतना जो डिस्टेंस है, जब इसको कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 12.2 मीटर इतना है। ठीक है, मतलब टोटल ओवरऑल बात करते हैं, जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस से भी ज़्यादा है। क्योंकि न्यूक्लियस का, अगर न्यूक्लियस की जो टिपिकल न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं, न्यूक्लियस का डायमेंशन की बात करते हैं, तो कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा किसका डायमेंशन है, एक डीएनए मॉलिक्यूल का, जो एक क्रोमोसोम्स के अंदर कंटेनिंग होता है। ठीक है, मतलब अब इसका मतलब ये है कि डीएनए काफ़ी वेरी करता है साइज के अंदर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम ही है जो मेन चीज़ है। तो इसमें देखो मेन चीज़ क्या है, जैसे न्यूक्लियोसोम्स है, तो न्यूक्लियोसोम्स क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोसोम्स जिसके पास हमारे क्या होते हैं, डीएनए पैकेज होता है। और डीएनए पैक किस फॉर्म में होगी, तो डीएनए हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास न्यूक्लियोसोम के पास जो स्टाम जो प्रोटीन्स प्रेजेंट, सॉरी जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड कैसे चार्ज करें, पॉजिटिव चार्ज, सभी तो ये पैक होके, क्लोजली पैक होके एक हिस्टोन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो स्टोन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेंगे, तो स्टोन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन हो, मतलब
कि न्यूक्लियोसोम्स जो होता है, न्यूक्लियोसोम्स के पास आर्जिनिन और लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइसिन और लाइसिन, ठीक है, कैसे नेचर होते हैं, पॉजिटिव नेचर होते हैं, और डीएनए हमारा कैसा है, नेगेटिव नेचर, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो सकती है, क्लोजली पैक हो सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोसोम्स, क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ बॉडी, ठीक है। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ बॉडी called न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स क्या है, जो रिपीटिंग पैटर्न प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन फाइबर के ऊपर, वही मैंने बताया न्यूक्लियोसोम कंटेनिंग होता है, ठीक है। जिसके पास क्या प्रेजेंट होगी, हमारे अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन जो पॉजिटिव नेचर और डीएनए हमारा कैसा है, नेगेटिव नेचर, तो दोनों क्लोजली पैक आ जाते हैं, क्लोजली काफ़ी कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोसोम्स की अगर बात आती है, तो न्यूक्लियोसोम किसने मतलब बताया था, तो वुडकॉक ने बताया था, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन वुडकॉक ने दी थी 1973 के अंदर, इन्होंने बताया था कि हाँ न्यूक्लियोसोम्स होता है, जिसके बाद जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग होती है, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोसोम्स के अंदर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो इसके पास अगर बात करते हैं तो हिस्टामिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और हिस्टोन प्रोटीन है, और किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड मैंने अभी बताया, अमीनो एसिड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, आर्जिनिन प्रेजेंट होगा, प्लस में क्या प्रेजेंट होगा, लाइसिन प्रेजेंट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास जो है वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज की है। उसके साथ क्या अटैच करना है, डीएनए, मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो स्मॉल पीस से अगर निकाल कर देखते हैं तो डीएनए निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन वेराइटी की अगर बात करते हैं तो H1, ठीक है, H2A, H2B, ठीक है, H3 एंड H4, ठीक है। और ये सारे क्या होते हैं, डबल इन नंबर होते हैं, और ये क्या सिंगल, जो ऑक्टावर के फॉर्म में होंगे। ऑक्टावर का मतलब क्या है, एक के पीछे, जैसे H2A तो इसके पीछे क्या होंगे, एक इसके पीछे होंगे H2B ऐसे H3 है तो इसके पीछे क्या होगा, H4, मतलब डबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 4 और 4 में कितने बने, 8। इसी वजह से क्या मतलब बोला जाता है, ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम से हम बोल सकते हैं ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और जो क्लोजली पैक कौन करता है, इसके चारों तरफ जो मतलब पैकेजिंग का काम करता है, H1 जो हिस्टोन होती है वो इसको क्लोजली पैक करता है, ठीक है। जिसका डायमेंशन क्या है, अगर थिकनिंग की बात करते हैं तो कितना होता है, 11 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और इसकी मतलब चौड़ाई की लेंथ की बात करते हैं तो 5.5 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अगर ओवरऑल न्यूक्लियोसोम्स की बात करेंगे, न्यूक्लियोसोम्स की, तो अगर इसका क्या मान चलते हैं, 12.5 इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। 12.5 नैनोमीटर इसका डायमेंशन होता है। कैसे होगा ये, 200 बेस पेयर, प्लस में 200 बेस पेयर हैं, प्लस में क्या होंगे, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, डबलेट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन्स हमारी कौन कौन सी हैं न्यूक्लियोसोम्स के अंदर, H2B, H2A, ठीक है, H3 एंड H4, ये हमारी मतलब हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो इनको ओवरऑल डायमेंशन निकालेंगे कितना है, 12.5 नैनोमीटर डायमेंशन आएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम्स का अगर एक और नाम की अगर बात करते हैं, तो नाम इसको क्या बोला जाता है, NuV8 बॉडी, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोसोम्स के लिए स्पेशल देखो, न्यूक्लियोसोम्स V8 का मतलब प्रोटीन, जो वाइटल प्रोटीन्स होती हैं वो 8 होती है एक बॉडी, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद करते हैं, न्यूक्लियोसोम्स के बाद आती है क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन के बारे में, ठीक है। तो हम स्टडी करेंगे क्रोमेटिन को पहले, ये हो गया न्यूक्लियोसोम। अब इसके बाद आता है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो क्रोमेटिन एक्चुअली में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और किसने दिया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाईली कंडेंस फॉर्म के अंदर होता है, कलर फॉर्म में होता है, ठीक है।
जो कंटेनिंग रखता है न्यूक्लियोसोम्स को, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स को एक बेड ऑफ स्ट्रिंग्स के रूप में जो कंटेनिंग रखता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन की दो टाइप्स होती हैं, किसने बताया? इमाइल हेड्स ने बताया, इमाइल हेड्स ने बताया 1928 के अंदर, 88 नहीं 1928 के अंदर इन्होंने क्लासीफाई किया इसको, किस फॉर्म में किया? हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, और यूक्रोमेटिन, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बीच में क्लासीफाई किया था। हेट्रोक्रोमेटिन की टू टाइप थी। कौन कौन सी टू टाइप्स थी, मतलब कौन कौन सी? तो फैकुलेटिव एंड कॉन्स्ट्रक्टिव टाइप। क्या थी? फैकुलेटिव, और दूसरा क्या था? कॉन्स्ट्रक्टिव, कॉन्स्ट्रक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन। और ये थी, ये भी क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। और एक हमारा क्या था? यूक्रोमेटिन। अब ये किसके बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किए? मेनली बेसिस ऑफ स्टेन, ठीक है। स्टेन के बेसिस के ऊपर, जो स्टेनिंग इसके पास जो प्रेजेंट है, जो कलर प्रेजेंट था, ठीक है, जो कंडेंस फॉर्म के अंदर ये अरेंज थे, ठीक है। और जो अकाउंट ऑफ स्टेन की अगर बात करते हैं, स्टेनिंग, ठीक है, स्टेनिंग के बिहाफ पे इनको क्लासीफाई किया। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है डार्क स्टेनिंग कंटेनिंग होती है, डार्क काफ़ी हाईली कंडेंस फॉर्म के अंदर ही रहते थे। यूक्रोमेटिन मतलब लो कंडेंस के रूप में। अगर इसकी अगर बात करते हैं इसकी हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन की, तो अबाउट 250 एंगस्ट्रॉम इसके पास क्या प्रेजेंट होता था। मतलब इसका डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमीटर की अगर बात करते हैं 250% था, और यूक्रोमेटिन की अगर बात करते हैं तो 30 to 80 एंगस्ट्रॉम डायमीटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या? हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा है तो हेट्रोक्रोमोसोम से क्या निकल गया? हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम्स के अंदर डीएनए। यही बात हो रही थी ना। अब जब हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या थी एक्चुअली में? टेम्परेरी इनएक्टिव यूक्रोमेटिन, ठीक है। फैकुलेटिव क्या थी? टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी काम कर रही थी, टेम्परेरी इनएक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। एक्चुअली हेट्रोक्रोमेटिन एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, कोई कंडेंस फॉर्म होने के कारण ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, तो टेम्परेरी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर इसके अंदर बात करते हैं तो इसके बाद 2x क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो है मतलब इस काफ़ी वाइडली स्प्रेड होती है क्रोमोसोम्स के अंदर। 2x क्रोमोसोम इसके लिए मेन है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम इसके अंदर आते हैं, तो क्या है, उनको क्या बोला जाता है? बार बॉडी बोला जाता है, ठीक है। 2x क्रोमोसोम्स जिसमें बताया गया स्टडी के अंदर हेट्रोक्रोमेटिक कैरेक्टर कंटेनिंग होते हैं, कौन से? फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमेटिक कैरेक्टर कंटेनिंग होते हैं, जिसने इनको क्या कहा जाता है? बार बॉडी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एग्जाम के अंदर बार बॉडी किसने डिस्कवर किया, किसने इसके बारे में बताया? तो बार बैटन ने बताया। किसने बताया? बार एंड बैटन, 1944 में बताया, ठीक है। 1944 के अंदर बार बैटन के बारे में बताया, क्योंकि काफ़ी वाइडली स्प्रेड होते हैं पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर, लेकिन इनएक्टिव होते हैं, मतलब टेम्परेरी, मतलब डिवीजन कर भी सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में टेक पार्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। स्लो प्रोसेस होता है इनका, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर होता है, इसके पास क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस वजह से बार बैट मतलब इनको जो 2x क्रोमोसोम मेनली कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे, इसको क्या कहा है? बार बॉडी। किसने कहा था? बार बैटन ने बताया था 1944 के अंदर। फिर आते हैं हमारे कॉन्सेक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन, जो मतलब बिल्कुल टेक पार्ट ही नहीं करते। कहाँ प्रेजेंट होती है? टेलोमर्स के अंदर या सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है, मतलब मिडल पीस के अंदर सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट होते हैं, या टेलोमर्स जो मतलब एंडिंग फॉर्मेशन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ही टेक पार्ट नहीं करते ट्रांसक्रिप्शन के अंदर या डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर टेक पार्ट नहीं करते। मेनली बात क्या है, ये मतलब इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं, ठीक है, मतलब परमानेंटली इनएक्टिव फॉर्म में। ये अगर इनकी बात आएगी तो परमानेंटली इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं, ठीक है। परमानेंटली इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मतलब फंक्शन नहीं करेंगे। तो इसके अंदर कौन से आते हैं? इसमें बाद में जब डिस्कवर किया गया तो इसमें सेटेलाइट डीएनए डिस्कस किया गया। तो सेटेलाइट डीएनए एक्चुअली में क्या होते हैं? जिनके पास रिपीटिंग कोडिंग आती रहे, ठीक है, अबाउट 200 बेस पे की अगर रिपीटिंग यूनिट आ रही है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो सेटेलाइट डीएनए वहाँ पे प्रेजेंट है। सेटेलाइट डीएनए ही होता है क्या है?
रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। यह बेस पे है कि जब रिपीटिंग यूनिट आती है, बार बार कंटिन्यू एक बेस पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अब इसका जो मेन चीज़, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो एग्जाम के बिहाफ से भी हमें करना है, ठीक है, नॉलेज के साथ साथ मेन चीज़ क्या है, इसका डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन अगर स्टडी करेंगे यहीं से हमें पता लग जाएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हेटेरोक्रोमेटिन तो इनके कैरेक्टर्स के यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन अगर मैं लेना चाहूँगा तो अमाउंट ऑफ स्टेन ही लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? अमाउंट ऑफ स्टेन। तो स्टेनिंग के ऊपर इनको क्लासीफाई किया है। तो एक डार्क स्टेन है, इसके पास बहुत लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। लाइट स्टेन प्रेजेंट होते हैं इसके पास, ठीक है, क्लियर। फिर आती है क्रोमेटिन फाइबर जो प्रेजेंट होते हैं, कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर कैसे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स तो ये हाईली कंडेंस होते हैं, कंडेंस फॉर्म में और लूजली कंडेंस, ठीक है। लो कंडेंस की अगर बात कर सकते हैं, लो कंडेंस, ठीक है। फिर आते हैं मतलब ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो लो टेक पार्ट, ठीक है। और ये क्या होगा? हाईली टेक पार्ट, हाईली टेक पार्ट इन इट, टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। अगर फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। डज नॉट शो एनी इफेक्ट, डज नॉट शो एनी इफेक्ट, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आइसोलेटेड होता है, इट नॉट आइसोलेटेड, ठीक है। इट नॉट असाइलेटेड, सॉरी आइसोलेटेड नहीं, असाइलेटेड, ठीक है। और इसका इफेक्ट पड़ता है जैसे टेम्परेचर, एज, सेक्स, ठीक है। तो इनका इफेक्ट शो करता है, डज शो इफेक्ट शो, ठीक है। शो इफेक्ट हो गया यहाँ पे। एंड इट असाइलेटेड, मतलब ये असाइलेटेड होता है। और डिफरेंस बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की अगर बात करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर इसमें काफ़ी लेक अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, लेक अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, या लेक चांसेस, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, हाई चांसेस, इसके पास चांसेस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फिर रेप्लिकेशन की बात करते हैं। रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन टेक पार्ट करते हैं तो लेट टेक पार्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? अर्ली रेप्लिकेशन, बहुत जल्दी टेक पार्ट करता है। तो काफ़ी डिफरेंस हो जाते हैं। अगर हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन के अंदर डिफरेंस करना चाहो तो बहुत ज़्यादा है। फिर आते हैं इनके फंक्शन, यूज क्या है। तो देखो रेप्लिकेशन टेक पार्ट करते हैं, जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंटेन रखते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाने में चांसेस होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करते हैं। ये इनका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। और यही हमारा क्या है? पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम। एक लास्ट वर्ड क्या? क्रोमोसोम। तो क्लोज क्रोमोसोम के अंदर सब प्रेजेंट था। क्रोमोसोम ट्रम किसने दी? ठीक है, तो किसने दी? वाल्डेयर ने दी थी 1888 में। किसने दी थी? वाल्डेयर, ठीक है। कब दी थी? 1888 के अंदर क्रोमोसोम ट्रम, मतलब क्रोमोसोम के बारे में बताया था। क्रोमोसोम के ट्रम दिया था कि जो जेनेटिक में जो कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कंडेंस फॉर्म के अंदर, उसे क्या बोलेंगे? वाल्डेयर ने क्या बोला? ट्रम दिया एक क्रोमोसोम, ठीक है। और यही हमारा डीएनए पैकेजिंग या डीएनए डबल हेलिक्स की जो पैकेजिंग है किस किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना।